हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। 17 और 18 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय सीपीसीपी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें वो पूछ रहा है कि हाउ मच % ऑफ टोटल ई वेस्ट जनरेटेड, जो टोटल ई वेस्ट जनरेट होता है, वाज कलेक्टेड बाय इंडिया इन 2018-19। सवाल कह रहा है कि सीपीसीबी की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार भारत ने जो 2018-19 में जितना वेस्ट जनरेट किया, ई वेस्ट जनरेट किया, उसका कितना % कलेक्ट किया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 10% जो ई वेस्ट था वो भारत ने कलेक्ट किया था। तो सीपीसीपी की फुल फॉर्म में बता देता हूँ। सीपीसीबी की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2018-19 वर्ष 2018-19 में भारत ने 7,71,215 टन 7,71,215 टन ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट किया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट किया। उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से कितना कलेक्ट किया? कलेक्ट किया 10%। इसका लगभग 10% निकाल लो, उतना % हमने कलेक्ट किया। ये बहुत ही कम है, लेकिन अगर मैं 2017-18 का डेटा आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि काफ़ी सुधार है। 17-18 में सिर्फ 3.5% ये वेस्ट ई वेस्ट कलेक्ट किया गया था। आपको मैं ये भी बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है MOEFCC, उसने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नोटिफाई किए थे। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नोटिफाई किए थे MOEFCC या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, ठीक है, ये बात थी। तो टोटल ई वेस्ट 2018-19 में भारत ने कलेक्ट किया है 10%, जो कि 3.5% 17-18 में था, उससे सुधार है। सीपीसीबी की ये रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली GRSE हैज साइंड ए $12.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओशन गोइंग वेसल। ओशन गोइंग वेसल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है GRSE ने। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया गया? हैज बीन साइंड विद विच कंट्री? तो सही आंसर है गयाना। गयाना के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। GRSE क्या है? GRSE है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो GRSE ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गयाना के साथ, गयाना की गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत भारत वो GRSE ओशन गोइंग वेसल्स प्रोवाइड करेगा गयाना को। इससे बेनिफिट क्या होगा? जो GRSE है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को, इसका जो एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स जो हैं उसको बूस्ट मिलेगा। विल बूस्ट द एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स ऑफ GRSE। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और उसको बूस्ट मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद। गयाना से ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ओशन गोइंग वेसल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फिफ्थ एडिशन ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। फिफ्थ एडिशन ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड। द रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां संस्करण निकाला गया है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 का। यह रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? तो सही आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP की पहले ही मैं बात कर लेता हूँ। हेडक्वार्टर इसका नायरोबी केनिया में है। हेडक्वार्टर इसका नायरोबी केनिया में है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो दिनांक 17 या 18 को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पे जो मैं चर्चा करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जो चर्चा करूंगा उसको मैंने वैसे भी एक चैट के फॉर्म में लिख दिया था, ये करंट अफेयर्स को, ठीक है। फिर भी इसको मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लीज़ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उसको आप PDF और बेनिफिट्स आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलता है, उसकी PDF भी होनी चाहिए ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको। यही चीज़ें मैं नोट्स की फॉर्म में भी उसमें देता हूँ, ठीक है। तो 5th एडिशन ये UNEP द्वारा जारी किया गया है। UNEP ने कोलैबोरेशन किया है। UNEP ने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है। UNEP कोलैबोरेटेड विद, एक तो UNEP DTU के साथ पार्टनरशिप की है।
पार्टनरशिप, तो इसको कह रहे हैं यूडीपी। ठीक है, यूडीपी, यूएनईपी, यूडीपी और वास्प, वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, वास्प, वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, तो वास्प, यूएनईपी और यूएनईपी डीटीयू ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। इसमें जो की पॉइंट है, इसका जो की पॉइंट यही है, एक की पॉइंट है मेजर, ये कहा जा रहा है कि 2050 तक जो हम क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए जो हम एडेप्टेशंस करते हैं, जिसके लिए सालाना जो खर्चे आते हैं देशों के, वो 4 गुना हो जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के खर्चे। एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन to effects of climate change for developing countries, developing countries की बात कर रहा है, will be at least quadruple या 4 times by 2050। तो ये मैंने उसमें भी चर्चा की थी टेलीग्राम चैनल पे भी, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एनुअल कॉस्ट, जो एडेप्टेशन हम करते हैं, जो देश करते हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को रोका जा सके, उसके लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 4 गुना हो जाएगी सन 2050 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में। तो सवाल था एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? यूएनईपी द्वारा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते बिना देर किए। अकॉर्डिंग टू यूएनडीसा रिपोर्ट, यूएनडीसा की एक रिपोर्ट आई है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल कम्युनिटी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसनेशनल कम्युनिटी या डायस्पोरा कह दो, वो कौन से देश का है? तो सही आंसर है इंडिया। भारत का डायस्पोरा सबसे बड़ा है। पहली बात तो ये यूएनडीसा की कौन सी रिपोर्ट आई है? तो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स कह रहे हैं इसको। ठीक है, ये तो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो यूएनडीपी की मैं अगर फुल फॉर्म, यूएनडीसा की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो यूनाइटेड नेशन, तो वो तो वैसे का वैसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसकी फुल फॉर्म है यूएनडीसा की। उसकी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 के अनुसार जो विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसनेशनल कम्युनिटी या डायस्पोरा जो है वो भारत का है। भारत के अराउंड 1.8 मिलियन, यानी कि करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग, 1.8 करोड़ लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो भारत के हैं, जो विदेशों में काम करने के लिहाज से माइग्रेट कर चुके हैं, वो रह रहे हैं विदेशों में। ठीक है, उसके बाद सेकंड रैंक पर आता है मैक्सिको, जिसके निवासी अलग अलग देशों में रह रहे हैं। तीसरे नंबर पे है रशिया। ठीक है, एक बात ये कहता है। सेकंड बात ये कहता है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो भारत के लोग यूएई में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद में यूएस में सबसे ज़्यादा हैं, फिर सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा लोग, भारतीय लोग सबसे ज़्यादा इन 3 देशों को प्रेफर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूएई में, फिर यूएस में, फिर सऊदी अरेबिया में भारतीय माइग्रेंट सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये कह रहा है कि यूरोप जो है, जो कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है। ये तो इंडियन माइग्रेंट्स की बात कर रहा है, इंडियन माइग्रेंट्स की। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ है? और यूरोप में हाईएस्ट इंटरनेशनल, यानी कि पूरे विश्व के देखे जाएंगे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे 2020 के हिसाब से। विश्व के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स यूरोपियन महाद्वीप में थे। ठीक है, तो ये सवाल था, यूएनडीसा की एक रिपोर्ट आई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ बिकम ए सिग्नेटरी टू क्लाइमेट एक्शन 100+। तो क्लाइमेट एक्शन 100+ की सिग्नेटरी कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, KMAMC, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसकी सिग्नेटरी बनी है। क्लाइमेट एक्शन 100+ की मैं बात कर लेता हूँ। क्लाइमेट एक्शन
क्लाइमेट एक्शन 100+। इसका क्या है, क्लाइमेट एक्शन 100+ इनिशिएटिव जो है वो इनिशिएट हुआ था या स्टार्ट हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में स्टार्ट हुआ था। ये इन्वेस्टर लेड इनिशिएटिव है, यानी कि इन्वेस्टर्स इसमें योगदान देंगे, मेनली इन्वेस्टर लेड इनिशिएटिव है। कंटिन्यू टिल 2023 तक ये चलेगा, कंटिन्यू टिल 2023। इसका मुख्य फोकस एरिया वही है जो पेरिस एग्रीमेंट्स के जो गोल्स हैं अचीव करने का, वही फोकस एरिया है कि जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उस पर फोकस करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ताकि पेरिस क्लाइमेट एक्शन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी इंश्योर करता है कि जो विश्व के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो जो कि ग्रीन हाउस के बड़े एमिटर्स हैं, वो नेसेसरी एक्शन ले क्लाइमेट चेंज पे वो एक्शन ले ताकि अपने आप क्लाइमेट कंट्रोल में आ सके। ये भी इसका क्लाइमेट एक्शन 100+ का एम होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट हैज़ बीन रिटन बाई। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट एक बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है रामचंद्र गुहा। श्री रामचंद्र गुहा द्वारा ये बुक लिखी गई है। आपको ये पता होगा, रामचंद्र गुहा फेमस हिस्टोरियन भी हैं। ठीक है, ये बुक जो है ये बताती है कि जो रामचंद्र जी की का जो लव है गेम के प्रति, इस गेम के प्रति, तो क्रिकेट के प्रति जो लव है उसको बताती है कि उनके चाइल्डहुड में उनका किस तरह उसका एक इंटीमेट लव रहा है इस खेल के प्रति। तो उनकी लाइफ एंड लव फॉर द गेम ये बताती है ये बुक। अच्छा, ये बुक आने का समय भी बहुत अच्छा है। अभी हाल ही में भारत ने एक हिस्टोरिक सीरीज़ विन की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये बुक आने का समय भी बहुत अच्छा रहा है। और ये बुक का अनावरण कहाँ पे होगा? तो ये मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल जो इस महीने है होना है, उसी में ये टाटा लिटरेचर लाइव जो कि मुंबई लिट फेस्टिवल का नाम है, उसमें ये आयोजित की जाएगी, इसमें इसका अनावरण किया जाएगा। तो आंसर है सी, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021। खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो सही आंसर है लद्दाख में ये इनॉग्रेट किया गया है। लद्दाख में इसका ये पहला एडिशन है, इस खेल का ये फर्स्ट एडिशन है, पहला ही इवेंट है इस खेल का। ये विंटर स्पोर्ट्स है। इसका जो मेन एम है, जो लोकल यूथ है वहाँ का, लद्दाख का जो लोकल यूथ है वो अपनी स्किल्स दिखा सके इस खेल में अपनी स्किल्स दिखा सके। साथ ही लद्दाख में नए एरिनाज खोजे जा सके जो कि एडवेंचर एंड नेचर से रिलेटेड नए एरिनाज खोजे जा सके ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, उसके अलावा फोकस बूस्ट द लोकल यूथ टू शो देयर स्किल्स इन विंटर स्पोर्ट्स, ताकि ये भारत को रिप्रेजेंट भी कर सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लद्दाख की बात करें तो इनके एलजी जो राधा कृष्ण माथुर आप जानते होंगे। तो ये पहला एडिशन है खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल 2021 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने निर्णय लिया है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी को एक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो सही आंसर है इसका कौन से दिवस के रूप में? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और ये आप ये जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है वो हर वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है, यानी आज ही का दिन देख लो, 23 जनवरी को मनाई जाती है। दूसरी बात, इस वर्ष क्योंकि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, तो इस वर्ष नेताजी की 125वीं
बर्थ एनिवर्सरी भी है, मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में ही ये पराक्रम दिवस का घोषणा भी की गई है। और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उनके द्वारा किए गए अतुलनीय बलिदान और योगदान में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसको याद करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए भी ये वर्षगांठ मनाई जाती है और इसका नाम दिया गया है पराक्रम दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। WHO हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2021 एज 2021 का दिन जो वर्ष है उसको WHO ने किस रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल। द ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल। ग्लोबल सॉलिडेरिटी मतलब सारे लोग एक यूनाइट रहें, सॉलिड रहें, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, सर्वाइव किया जा सके। इसलिए इसको मनाने का फैसला किया गया WHO द्वारा 2021 को। ठीक है, हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ MOHFW, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने जो 148वां सेशन है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, उसको चेयर किया है। 18 से 26 जनवरी को ये चल रहा है, ये जारी है। 18 to 26 जनवरी क्या है ये? 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसका 148वां सेशन है, जिसके चेयरमैन हैं श्री हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं ये। तो उसी में से एक बात निकल कर आई कि WHO ने इस वर्ष को किस रूप में मनाने का फैसला किया है। WHO की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ इंक्ड ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन MOC टू प्रमोट मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स का मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस कंट्री के साथ भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है? तो सही आंसर है जापान के साथ भारत ने ऐसा किया है। कुल मिलाकर 14 कैटेगरीज को कवर करेगा ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। इसमें जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि भारत से जापान जाएंगे और वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्चुअल रोज़गार मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोज़गार मिलेगा, और ये इनको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। जो एक गाइडलाइन है कि इतनी स्किल रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, साथ में जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए वो, और साथ में उनको जो स्टेटस मिलेगा वो स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स का स्टेटस मिलेगा। इसी को मैं लिख देता हूँ, कवर्स 14 कैटेगरीज। 14 कैटेगरीज में ये कवर करेगा ये जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है इंडिया और जापान के बीच। स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया से जो स्किल वर्कर्स हैं जो मीट करते हैं जो स्किल रिक्वायरमेंट और जापानीज़ लैंग्वेज टेस्ट को पास करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कैसे बेसिस पे? ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और उनको जो स्टेटस मिलेगा वो स्टेटस दिया जाएगा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स का स्टेटस दिया जाएगा उनको, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स का। तो ये एक कॉपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है भारत और जापान के बीच स्किल्ड वर्कर्स के रिगार्डिंग। 14 कैटेगरीज के ये स्किल्ड वर्कर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। रिसेंटली PM मोदी हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ विच टेम्पल ट्रस्ट। तो कौन से टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया गया है। आप जानते होंगे कि सोमनाथ टेम्पल जो है, सोमनाथ टेम्पल वो प्रभास पाटन टाउन
और गिरी सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है, गिरी सोमनाथ जिले में स्थित है ये, गिरी सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ये सोमनाथ टेम्पल है। इसके ट्रस्ट ने हमारे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। तो क्या क्वेश्चन ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं ये भारत के? नहीं, ये सेकंड पीएम है जिनको सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो फर्स्ट जो थे वो थे मोरारजी देसाई, जो सन 1967 से लेकर के 1995 तक इस टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो 8th चेयरमैन है ऑफ द ट्रस्ट। तो ये 3-4 बातें हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो सेकंड प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले मोरारजी देसाई 67 से 95 तक रह चुके हैं। 8वें चेयरमैन है इस ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? तो सोमनाथ टेम्पल प्रभास पाटन टाउन के गिरी सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली डीआरडीओ हैज़ हैंडेड ओवर ए मोटर बाइक एम्बुलेंस टू सीआरपीएफ। द नेम ऑफ द मोटर बाइक एम्बुलेंस इज। एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को डीआरडीओ ने भेंट किया है, ताकि जो भी जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो भी इंजर्ड पीपल हैं, इंजर्ड पर्सनल्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उस मोटर बाइक एम्बुलेंस का, ये मोटर बाइक एम्बुलेंस है, ये डीआरडीओ ने डेवलप की है। और ये इसका नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्षिता। इसका नाम है रक्षिता। रक्षिता ये मोटर बाइक है। ये मोटर बाइक एक खास तरह की मोटर बाइक है जिसमें एक रिक्लाइनर सीट है, जिसकी इस सीट का नाम है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट, CES। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट है ये। इसको फिट किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको निकाला जा सकता है बाइक से, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक फेस कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उसको ये ओवरकम करेगी। टू ओवरकम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इमरजेंसी हेल्थ प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये है। अच्छा, सीआरपीएफ की ओर मैं बात कर लेता हूँ। सीआरपीएफ के बारे में डीजी जो हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं सीआरपीएफ के, वो हैं डॉक्टर AP महेश्वरी। डॉक्टर AP महेश्वरी इसके डीजी हैं सीआरपीएफ के। मोटर बाइक एम्बुलेंस भेंट की हैं, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। रक्षिता इसका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली ए बर्ड फेस्टिवल कलरव हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कलरव जो बर्ड फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया गया, शुरू किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में ये शुरू किया गया। ये राज्य का पहला बर्ड फेस्टिवल है, ये राज्य का पहला बर्ड फेस्टिवल है। कलरव इसका नाम है, कलरव। कलरव इसका नाम है इस बर्ड फेस्टिवल का। ये कौन सी बर्ड सेंचुरी में स्टार्ट किया गया? तो इस बर्ड सेंचुरी का नाम है नागी नाकटी। हो सकता है कुछ और बोलते हो, पर ये स्पेलिंग यही है, नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी। नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी है जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वहाँ पे ये फेस्टिवल शुरू किया गया। ठीक है, इस फेस्टिवल को चालू करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? तो स्टेट का ही एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, उसने इस फेस्टिवल को शुरू किया। ये राज्य का पहला बर्ड फेस्टिवल है और इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य इसका है कि नागरिकों में, जो पीपल हैं उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके बर्ड्स के रिस्पेक्ट में, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स के रिस्पेक्ट में। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स के रिस्पेक्ट में एक अवेयरनेस क्रिएट, जागरूकता क्रिएट की जा सके। नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट उसमें शुरू की गई है, बिहार में ये स्टार्ट की गई है। कलरव इसका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है केरल। केरल के अलापुजा डिस्ट्रिक्ट, अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट किया जाएगा लेबर मूवमेंट का म्यूज़ियम। म्यूज़ियम है तो यानी कि पुराने जो लेबर मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इतिहास है, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो वर्ल्ड लेबर मूवमेंट का इतिहास, वो उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, प्रदर्शनी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात, जो भारत में लेबर मूवमेंट की और विश्व में लेबर मूवमेंट की ग्रोथ है उसको दिखाया जाएगा। ग्रोथ ऑफ लेबर मूवमेंट, किस तरह जो लेबर मूवमेंट है, मजदूर आंदोलन है, किस तरह उठा, जागरूकता उसमें आई, उदय कैसे हुआ। और केरल के संबंध में भी हिस्ट्री ऑफ केरल्स मूवमेंट, केरल्स लेबर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, वो भी इसमें बताई जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी, दिखाई जाएगी। तो ये पहला लेबर मूवमेंट का म्यूजियम केरला राज्य में स्टार्ट किया गया है, अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू प्रोक्योर मतलब खरीदने वाली है MiG-29 एंड सुखोई सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो फाइटर एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI और MiG-29 वो भारत सरकार किससे खरीदने वाली है? तो सही आंसर है रशिया से भारत सरकार ये मिग और सुखोई खरीदने वाली है। कुल मिलाकर 29 MiG-29 है, 29। ठीक है, और 12 सुखोई 30 MKI रशिया से भारत खरीदने वाला है। इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द PM एंड द एंटायर कैबिनेट ऑफ विच कंट्री हैज़ रिजाइंड? कौन से देश के PM और उसकी एंटायर कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया है हाल ही में? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। रीज़न ये रहा है कि जो चाइल्ड केयर सब्सिडीज़ का एक स्कैंडल वहाँ उजागर हुआ था, जिसमें ये गलत आरोप लगाए गए थे कि हज़ारों फैमिलीज़ ने जानबूझकर चाइल्ड वेलफेयर के नाम पे फ्रॉड किया है। तो इस आरोप को गलत साबित होने के बाद में ये कैबिनेट और प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन किया है। इश्यू जो है चाइल्ड केयर सब्सिडीज स्कैंडल है, इन विच थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज, हजारों फैमिलीज वर wrongly accused of चाइल्ड वेलफेयर फ्रॉड। तो चाइल्ड वेलफेयर के नाम पे फ्रॉड का झूठा आरोप हज़ारों फैमिलीज़ पे जब लगाया गया, तो इसी के चलते जब ये आरोप गलत साबित हुए तो वहाँ के प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने रिज़ाइन किया है। नीदरलैंड्स की बात करूँ तो यहाँ की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम कैपिटल है। और करेंसी तो आप जानते ही हो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है तो यूरो इसकी करेंसी है, यूरो इसकी करेंसी है। तो ये आज के कुछ सवाल थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 17 और 18 जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज ही शाम तक 19 और 20 जनवरी के भी करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लूँगा। बाय टुमारो मैं टारगेट मेरा ये है कि हम ऑन ट्रैक आ जाएं, ताकि मंडे से हम सही चलें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।